जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा थोड़ा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे तो हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार, सत साई अकाल, आदाब, वणक्कम, खम्मा घनी दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नीट में आए हुए पिछले ईयर सवालों को 13 सवाल कर लिया था। चलो आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक बार फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ लो तो पॉज करके, फिर हम लोग इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। ये सवाल हमसे कह रहा है बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻−18 जूल्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। कई बार जल्दबाजी में करने के चक्कर में क्या हो जाता है, हम लोग नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं और फिर गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। पहला ऑप्शन हमसे कहता है इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। एकदम सही बात है। बेसिकली ये इक्वेशन जो होता है ये किसका है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट का इक्वेशन है। तो पहला तो हमें एकदम करेक्ट लग रहा है, तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है हमें फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बॉन्डेड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1/n² दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर n बढ़ेगा तो एनर्जी नेगेटिव में मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो इसका पहला पार्ट है n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 में n का वैल्यू क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब एनर्जी नेगेटिव में क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन फॉर n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट हमें क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। लेकिन दिक्कत इसके आगे, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, तुम सोचो एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी आती है हमारी, जीरो। मतलब एनर्जी मेरी जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। अब एनर्जी जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट का बात करूं और सिक्स ऑर्बिट का बात करूं, तो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो मेरा एनर्जी आ रहा है माइनस, मान लो सिक्स ऑर्बिट में मेरा एनर्जी आ रहा है कुछ -x। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑर्बिट में मेरा क्या आएगा, -x से तो ज्यादा ही आएगा। कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, -nx मान लेते हैं, जहां पे n क्या है, 1 से बड़ा है। तो नेगेटिव में अगर वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्ट्रांगली बाउंडेड है ना। या तो इसको ऐसे सोच लो या दूसरा ऐसे सोच लो, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके शेल में आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन अंदर वाला देखेंगे तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होगा ना न्यूक्लियस से, क्योंकि अंदर वाले में डिस्टेंस क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन अगर पास रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इसका जो ये जो सेकंड वाला पार्ट है कि इट इज मोर लूजली बाउंडेड, ये हमें गलत लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन is bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus। एकदम सही बात है, सी स्टेटमेंट तो मेरा एकदम ही सही है। डी वैल्यू क्या कह रहा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट। ऑब्वियस सी बात है, जब पहला एन का वैल्यू 1 होगा तो ऑर्बिट क्या होगा, कम होगा। एन का वैल्यू 2 होगा तो ऑर्बिट थोड़ा ज़्यादा होगा। एन का वैल्यू 3 होगा तो ऑर्बिट क्या होगा, और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें ए सी डी सब सही लग रहा है, बस गलत क्या लग रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका थोड़ा लंबा होगा लेकिन बाद वाला तरीका बहुत ही छोटा होगा। चलो पहले हम लोग लंबे तरीके से करके देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट मेरा क्या होता है, माइनस ऑफ आर एच इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे z मेरा क्या है, z है मेरा एटॉमिक नंबर, आर एच क्या है, राइडबर्ग कांस्टेंट। ये मेरा कितना हो जाता है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल्स में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है बताओ। एकदम सही सोचा आप लोगों ने, ये कितना हो जाता है मेरा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है बात हमारी हो रही है हाइड्रोजन एटम की। अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के लिए जेड मेरा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो पहला ऑप्शन बोल रहा है एनर्जी फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम 6 to 1। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है
तो 6 से 1 जब भी ट्रांजिशन होगा मेरा, तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा, E6 - E1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा इज इक्वल टू कितना, HF। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, खैर फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, चेंज इन एनर्जी मेरा आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमसे क्या बोलता है कि मेरा 5 से 4 की ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा ई मेरा कितना आ जाएगा, E5 - E4। और फॉर्मूला आपको मालूम ही है, बस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो एन का, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 6 से लेके 5 की तरफ आ रहा है, तो ये मेरा डेल्टा ई कितना हो जाएगा, E6 - E5। चौथा मेरा बोल रहा है 5 से लेके 3 की तरफ आ रहा है, तो मेरा डेल्टा ई कितना हो जाएगा, E5 - E3। देखो एक तरीका तो ये है, फॉर्मूला में ये सारा वैल्यू डालो, ये सारा वैल्यू डालोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। पर यहाँ पे हर स्टेप को कैलकुलेट करने में हमें क्या लगेगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा ना। तो चलो हम लोग एक दूसरा तरीका देखते हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है। देखो अगर तुमने एनर्जी ऑर्बिट याद रखा होगा हाइड्रोजन एटम का, याद नहीं अगर आपने वैल्यू भी निकाला होगा, तो n = 1 का मान लो एनर्जी लेवल मेरा यहाँ है। यहाँ पे क्या है मेरा, n = 1। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, n = 1। तो n = 2 मेरा इतना ऊपर आता है। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे ना, एनर्जी लेवल मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा एनर्जी गैप। तो n = 3 मेरा यहीं पे आ जाएगा। फिर अगर n = 4 का बात करें तो n = 4 मेरा और पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कुछ समय के बाद इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बल्कि जो इन्फिनिटी भी होता है ना, इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट भी जो होता है, तो इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, एनर्जी गैप मेरा कितना आ रहा है, तो 1 से 2 के बीच में मेरा आता है लगभग लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और अगर 2 से इन्फिनिटी का देखेंगे ना, तो 2 से इन्फिनिटी का जो मेरा एनर्जी गैप आता है, आप फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना, ये मेरा आता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे है, 1 से 2 के बीच में है कि नहीं है। तो सोचो अब हम लोग ऑप्शन को मैच करना शुरू करते। पहला ऑप्शन मेरे को बोल रहा था 6 से 1, तो वापस से हम लोग एनर्जी लेवल बनाते हैं। मान लो ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा थोड़ा सा पास तीसरा हो जाएगा, और पास चौथा हो जाएगा, थोड़ा सा और पास पांचवा हो जाएगा, थोड़ा सा और पास छठा हो जाएगा। हालांकि ये मैंने एग्जैक्टली स्केल पे नहीं बनाया है, पर आप लोग समझ गए ना चीज़ों को। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, 6 से 1। 6 से 1 मतलब मेरा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है मेरे को 5 से 4। 5 से 4 मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, 4 पे आए। फिर मेरे को बोल रहा है तीसरा ऑप्शन 6 से 5। 6 से 5 मतलब तो ये छोटू सा एनर्जी। फिर बोल रहा है 5 से 3। 5 से 3 ही मेरा गैप क्या है, बहुत कम है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा गैप आपको किस में देखने को मिला, इसमें गैप देखने को मिला कि नहीं मिला। तो मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी बताओ। यहाँ पे हमें मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा जब मेरा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये वाले रेंज में हो रहा है। 6 से n = 6 से n = 1 पे। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये मेरा मैक्सिमम एनर्जी है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम में आप लोग कैलकुलेशन मत करने लग जाना बिल्कुल भी बेटा। अगर आप लोग कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना, तो आपका बहुत सारा आगे आने वाला सवाल छूट जाएगा। आपको बस ये चीज़ समझना है कि एनर्जी गैप 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा है, फिर 2 और 3 के बीच में बहुत कम, 3 और 4 में उससे भी कम, 4 और 5 में उससे भी कम, 5 और 6 में उससे भी कम। समझ में आ रहा है? और इससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जहां मैक्सिमम या मिनिमम पूछता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या बोलता है जरा देखा जाए तो भाई। आओ मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एनर्जी इन सेकंड बोर ऑफ ऑर्बिट इज -3 और हेंस एनर्जी ऑफ फोर बोर ऑर्बिट क्या होगा। तो चलो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है। हाइड्रोजन एटम मतलब Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वापस से एनर्जी का फॉर्मूला मेरा कितना होता है, -RH × Z² / n²। अच्छा पहले ये बताओ, ये एनर्जी मेरा किस में होता था, एक एटम का होता था कि कई सारे एटम का होता था। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एनर्जी किसका है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा यूनिट ध्यान से देखो, तो यूनिट क्या दे रखा है, यूनिट हमें दे रखा है पर मोल। पर मोल मतलब क्या हुआ, हमें एक मोल का निकालना है। एक मोल मतलब कितना पीस होता है बताओ, एक मोल मतलब 6.022 × 10⁻⁻⁴
23 पीस होता है, इसी को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, किसमें क्या होता है Na पीस। तो ये जो फॉर्मूला था ये मेरा एक एटम का एनर्जी था, तो एक मोल एटम का कितना एनर्जी हो जाएगा, इनटू Na हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में ये डेटा नहीं दिया रहता ना तब भी हम लोग आंसर निकाल लेते। तो एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट मेरा कितना हो जाएगा बताओ। सिंपल है, E4 मेरा कितना हो जाएगा -RH। हाइड्रोजन का Z का वैल्यू तो हमें पता है ये कितना होता है 1 स्क्वायर, और फोर्थ ऑर्बिट में n का वैल्यू 4 डाल देंगे तो ये 4 स्क्वायर, और इंटू Na करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ये आंसर हमारा किस में आएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा कि एक मोल में कितना जूल होता है, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। पर फिर अब सवाल आता है ये -328 क्यों दिया हुआ है। देखो -328 नहीं भी दिया होता ना तब भी अगर आप लोग आंसर निकालते तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही आता, ये जूल पर मोल में आ जाता। पर जब भी एक एक्स्ट्रा डेटा दिया रहे ना क्वेश्चन में तो ये समझना ये आपके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो मेरा आंसर तो इतना आ गया है, पर अब इसको कैलकुलेट ना करना पड़े ज़्यादा लंबा, तो इसके लिए हम लोग गिवन डेटा का यूज़ करते हैं। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट मेरा कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा मेरा -RH इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू Na। और इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है बेटा, इसका वैल्यू हमें दे रखा है -328 किलो जूल पर मोल। कितना दे रखा है, -328 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें कि -RH/4 इंटू Na का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया है कितना, -328 किलो जूल पर मोल। तो अब इस डेटा का यूज़ करेंगे हम लोग और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मेरा E4 कितना हो जाएगा, E4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कुछ, दैट इज इक्वल टू -RH इंटू -RH/4 इंटू Na इंटू 1/4। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे -328 इंटू 1/4। तो यहाँ से हमारा आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा जब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो और इसको एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू मेरा कितना आता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, -82 किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है, हमने पूरा कैलकुलेशन अवॉइड कर दिया। तो हमेशा गिवन डेटा का क्वेश्चन में यूज करें ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो सके, आसान हो सके और आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगे। चलो उम्मीद करता हूँ मैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देखते हैं। आओ अगला सवाल मिलके हम लोग साथ में सॉल्व करते फिर से। तो ये अगला सवाल हमसे कहता है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो सोच के बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। The frequency of radiation emitted when an electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 atom will be given ionization energy of hydrogen atom is equal to इतना and H is equal to इतना। चलो भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लो गिवन क्या क्या है हमें। गिवन है हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है हमें किसका, हाइड्रोजन एटम का। आयनाइजेशन एनर्जी कितना दे रखा है 2.18 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर एटम, मतलब एक एटम में कितना है। अब बता दो तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है जब मेरा n इज इक्वल टू 1 से कहाँ पे तरफ ट्रांजिशन हो रहा हो, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ट्रांजिशन हो रहा हो। तो ये बेसिकली हमें ये डेटा देके बस ये इंश्योर किया गया है कि जिस बच्चे को RH का वैल्यू ना भी याद हो ना तो वो इस क्वेश्चन से आराम से सॉल्व कर सके ताकि आपको RH का वैल्यू याद ना करना पड़े। खैर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड तो 4 से 1 की तरफ आ रहा है तो मेरा डेल्टा E कितना हो जाएगा बताओ। डेल्टा E इज इक्वल टू E4 माइनस E1, मतलब जब 4 से 1 आएगा तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी और ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी कौन से फॉर्म में निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलेगी। तो यही जो मेरा डेल्टा ई हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो आ जाओ अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा एटम दे रखा है हमें, हाइड्रोजन एटम दे रखा है। अगर हाइड्रोजन एटम दे रखा है इसका मतलब Z इज इक्वल टू कितना हो गया है मेरा, एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया है। तो E4 मेरा कितना हो जाएगा, E4 मेरा हो जाएगा -RH इंटू
जेड स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस ऑफ, वापस से E1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ RH इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। अगर अपन लोग इसको सॉल्व करना चाहे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा RH आ जाएगा जेड स्क्वायर, और ये मेरा कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/16। दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, HF। तो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरी RH इंटू जेड स्क्वायर बाई H। और अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये मेरा आ जाएगा 15/16। अब चलो कैलकुलेशन करने के पहले ना हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पास पास है कि ऑप्शन मेरा दूर दूर है। तो देखो 10⁻15 सब जगह क्या दे रखा है, 10⁻15 दे रखा है। एक ऑप्शन दे रखा है 1.03, एक 1.5, एक 2 और एक 3.08। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बहुत ही करीब दे रखा है, तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं भाई हम लोग। तो यहाँ पे RH कितना हो जाएगा मेरा, RH का वैल्यू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमें पता ही है, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। और ये 6.6 इंटू 10⁻−34, और ये इंटू 15/16। तो देखो 2.18 को 6.6 से काटेंगे तो ये लगभग लगभग मेरा कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसे काटेंगे ये लगभग मेरा 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2.2 है लगभग, 2.8 को 2.2 की तरह सोच लो तुम। तो ये मेरा 3 आ गया, 3 से 15 जाएगा तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब 10⁻−34 और 10⁻−18 अगर हम लोग करने का कोशिश करेंगे तो -34 जब मेरा ऊपर चला जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा कुछ 10⁻16 इंटू 5/16। अगर हम इसको 10⁻15 के टर्म्स में लाना चाहे तो ये 10⁻15 इंटू 50/16। और जब हम लोग इसको लगभग 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 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 16 3 कितना होता है, 16 3 48 होता है। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो जो भी मेरा ऑप्शन 3 पॉइंट समथिंग समथिंग के आसपास होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाता है, पर सेकेंड। तो 3.08, हाँ ऑप्शन नंबर 6 मेरा 3 पॉइंट के आसपास है, मतलब ऑप्शन नंबर C मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो आप लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आ रहा है, आप लोग को एग्जाम में एग्जैक्टली डेसिमल में आंसर नहीं निकालना है। अगर आप लगभग लगभग पहुंच जाओगे ना तो आप ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो एग्जाम में दिए हुए ऑप्शन का यूज करना है ताकि आप सही आंसर तक जल्दी पहुंच सके और आपका वक्त बच सके। चलो अब अगला क्वेश्चन वापस से अपन लोग साथ में सॉल्व करते हैं। हाँ ये बताओ, इन एन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3 पॉइंट। अच्छा तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, पहले तो हम लोग समझते हैं एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट मतलब होता है वो वाला स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो ग्राउंड स्टेट मेरा क्या हो जाता है, n = 1। इसके अलावा बाकी सारे जो स्टेट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। बेसिकली 1 के अलावा जो भी है वो सारे के सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो इसमें भी अगर हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मेरा कौन सा हो जाएगा, n = 2। तो बेसिकली यहाँ से पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे ये बात समझो, हमने फॉर्मूला याद, देखो आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा होगा काइनेटिक एनर्जी का, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, -RH इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जहाँ RH का वैल्यू जूल्स में कितना होता है 2.18 इंटू 10⁻−18। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो RH इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। तो मान लो अगर टोटल एनर्जी मेरा -x है, मान लो टोटल एनर्जी मेरा कितना आ गया है, -x आ गया है, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी मेरा हो जाता है +x, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, -2x। ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि अगर टोटल एनर्जी -x है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसी का +x, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या देखा है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बस इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आसान सवाल है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल अपन लोग साथ में सॉल्व करके देखते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे और हम लोग का पूरा कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तब भी आप लोग को कोई दिक्कत हो, अगर तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत होता हो, तो आप लोग, मैंने डिटेल लेक्चर डाल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, आप उससे पूरा पढ़ सकते हो। और वो जो लेक्चर है ना, मैंने चैप्टर वाइज डाल रखा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत हो ना, तो आप पर्टिकुलर उसी चैप्टर में उसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वक्त बच जाएगा, आपको पूरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। Who modified the Bohr's theory by introducing the elliptical orbits for electron path? चलो देखो, ऐसे तो ये अब हमारे सिलेबस से हट चुका है, ये पहले आता था ये सवाल। पर मान लो इस साल भी ये सवाल आ जाता तो हम लोग कैसे करेंगे? एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं। देखो रदरफोर्ड ने क्या दिया था, रदरफोर्ड ने तो सर्कुलर ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट दिया था, तो रदरफोर्ड तो नहीं ही हो सकता है। थॉमसन के बारे में बात करें, थॉमसन ने क्या दिया था? थॉमसन ने न्यूट्रॉन के बारे में दिया था। बोर तो उसके बहुत बाद में आए थे ना, तब तक तो शायद से थॉमसन जिंदा भी ना हो, तो थॉमसन साहब ने नहीं दिया। फिर हुंड ने क्या किया था? हुंड ने बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो हुंड का स्पेक्ट्रल लाइन में कंट्रीब्यूशन था। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो हमें लगता है कि सही होगा, तो हम लोग सोमरफेल्ड पे टिक मार देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब सिलेबस से हट चुका है, ये वाला टॉपिक हमारा सिलेबस से हट चुका है। पर हाँ, यहाँ पे ये समझना है कि बोर से थ्योरी किस चीज़ की दी थी? बोर से दिया था कि ऑर्बिट कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन बाद में सोमरफेल्ड फेल्ड ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ना न्यूक्लियस के आसपास, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। हालांकि ये सवाल भी 1998 का है, पर ये सवाल आपका आ सकता है। चलो देखते हैं। तो द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इतना, द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना। अरे ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है यार। सिंपल सा बात है, हमारा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस मेरा हो जाता है, जल्दी बताओ रेडियस कितना होता है, सोचो। एकदम सही कहा आपने, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आ जाता है कि नहीं आ जाता है? एनसीईआरटी में इस फॉर्म में फॉर्मूला दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। अगर पिकोमीटर को काट में कन्वर्ट करना चाहिए हम लोग मीटर में या एंगस्ट्रॉम में, तो ये मेरा इंटू 10 टू द पावर कितना एंगस्ट्रॉम? बताओ बताओ, सोचो सोचो। एकदम सही कहा आपने, ये लगभग लगभग आता है 10 टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड एन इज इक्वल टू 2, तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 होता है और n का वैल्यू 2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट 52.9 इंटू 2 स्क्वायर बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब ये अगर इतना हो जाएगा तो अब हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। अब ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है? ऑप्शन डेफिनेटली मेरा बहुत ही दूर दूर है, तो हम लोग रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो 2 के आसपास जो मेरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है? करेक्ट है। देखो जब भी क्वेश्चन करे तो यूनिट का ध्यान दे। यहाँ पे यूनिट आपका पिकोमीटर नहीं दे रखा है, यूनिट आपका क्या दे रखा है? एंगस्ट्रॉम में पूछ रखा है। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दे रखा है वो पिकोमीटर में दे रखा है, जनरली और सब जगह फॉर्मूला मीटर में दिया रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमें किस यूनिट में निकालना है? एंगस्ट्रॉम में निकालना है। तो एंगस्ट्रॉम वाला ही यूनिट में कन्वर्ट करके आंसर लिखना। चलो अगला सवाल फिर से साथ में अपन लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि in a Bohr model of atom, when an electron jumps from n is equal to 1 to n is equal to 3, how much energy will be emitted or absorbed? तो समझो, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? यहाँ पे 1 था मेरा, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे क्या था मेरा? 3 था। तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा? 1 से 3 की तरफ जा रहा है। तो जब भी 1 से 3 की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि इमिट होगा? बताओ। तो हम लोग लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एनर्जी क्या होगा? एनर्जी मेरा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखता है ई आर जी। अब समझ में नहीं आता है भाई ये ई आर जी क्या है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना जो ई आर जी है मेरा सी जी एस यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 ERG में कितना जूल होता है मेरा, 1 ERG में मेरा होता है 10⁻⁻7 जूल। तो चलो अब सवाल देखते, तो हमारा कहाँ जा रहे हैं, 1 से लेके 3 पे जा रहे हैं। तो मेरा डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा मेरा E3 माइनस E1। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा -RH। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाता है मेरा 1, तो ये -RH इंटू 1² / 3² माइनस ऑफ -RH इंटू 1² / 1²। तो ये मेरा कितना हो जाता है -RH इंटू, इसको जब सॉल्व करने का कोशिश करेंगे या प्लस बना लेते इसको, प्लस RH अगर हम लोग कॉमन ले तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 - 1/9। तो ये मेरा कितना आ जाता है RH इंटू 8/9। अगर एक रफ वैल्यू डाले आज का तो ये क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 8/9। लेकिन ये किस में आएगा, जूल्स में आएगा। जूल्स को हमको किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में करना है। तो अर्ग में मेरा कितना हो जाएगा ये इंटू 10⁻7। तो चलो कैलकुलेशन करने के पहले फिर से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मेरा आसपास है कि ऑप्शन मेरा दूर दूर है। तो ये 10⁻12, 10⁻10, 10⁻10 और 10⁻11 ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इसमें भी वैल्यू डबल है। तो हम लोग एक बार रफ कैलकुलेशन करके काम चला सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो देखते हैं 8/9, देखो अगर हम लोग काटेंगे 8/9 तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा 0.85 के आसपास आ जाएगा। सोचो 8/9 से एकदम हल्का सा ही कम है ना। अब ऐसे ही 10⁻⁻8 इंटू 10⁻7 करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा इंटू 10⁻11। तो जो भी मेरा आंसर आएगा 2.18 से एकदम हल्का सा कम आएगा, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेशन में 2 इंटू 10⁻11 अर्ग के आसपास आना चाहिए। तो देखते हैं इससे कोई मैच करता हुआ हमारा ऑप्शन है क्या। तो 2 इंटू 10⁻11, 10⁻11 एक ही ऑप्शन है मेरा 2.15। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, आपको कैलकुलेशन में बहुत स्मार्ट बनना है। ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, स्मार्ट तरीके से आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन को बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। चलो अब अगला सवाल हम लोग करते हैं साथ में। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये जो मेरा आंसर है यहाँ पे 2.18 इंटू 0.85 है। तो ये 2.18 से तो बहुत कम हो जाएगा ना, ये लगभग लगभग 2 के आसपास हो जाएगा ना। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो ये बेटा 0.19 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। लगभग लगभग कुछ इस ऑर्डर में इसकी एनर्जी, सॉरी ये लगभग लगभग 1.9 इंटू 10⁻11 ERG आएगा। तो अगर 1.9 इंटू 10⁻11 ERG देखें तो उसके क्लोज मेरा ये वाला ऑप्शन आता है। मतलब अगर हम इसको 10⁻10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये मेरा आएगा 0.19 इंटू 10⁻10 ERG। ये एक चीज़ ध्यान रखना था, यहाँ पे 2.18 है, यहाँ पे 2.15 है। 2.18 और 2.15 तो एकदम लगभग लगभग सिमिलर है ना। आंसर तो 0.85 से मल्टीप्लाई होके 2.18 से कम हो जाना चाहिए था ना। तो इसीलिए इसका आंसर डी है, इसका आंसर सी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दो ऑप्शन ना बहुत ही क्लोज में थे। हालांकि एक बात ये भी समझो कि अब ऐसा सवाल नहीं आता, ये सवाल आया था 1996 में। उसके बाद से एग्जामिनेशन का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, तो इतना क्लोज में अब ऑप्शंस जनरली नहीं आते। पर अगर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक बहुत ही अच्छा चांस होता है गलत होने का जब क्लोज अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन होता है, जैसे अभी मेरे से हुई थी गलती, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। इसलिए मैंने जानबूझ के ये गलती आपको करके दिखाया कि अगर हल्का सा कैलकुलेशन लोग तेज करे और थोड़ा सा ध्यान ना देना तो हमारा ऑप्शन गलत टिक हो जाता है। खैर चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल अपन लोग साथ में करते हैं। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन बताओ तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। आओ सोचा जाए और किया जाए इस सवाल को मिलके। यहाँ बोल रहा है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ Li2 प्लस आयन इन अ सिमिलर स्टेट इज। तो सिंपल सा बात है, रेडियस का तो फॉर्मूला अपन लोग को मालूम ही है। रेडियस कितना होता है मेरा, दैट इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर
बाई जेड एंगस्ट्रॉम इतना होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो फिर अब लिथियम का बात कर रहा है, तो लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा मेरा 3। और ग्राउंड स्टेट का बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू कितना होता है? ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू 1 हो जाता है, तो बस ये वैल्यू डाल दो। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेट इन लिथियम आइटम कितना हो जाएगा? लिथियम 2 प्लस 0.53 इंटू 1² बाई 3 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन, देखो ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है? ऑप्शन दूर दूर है, तो ऑप्शन हम लोग रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 0.6/3 कितना होता है? 0.2 होता है। लेकिन यहाँ 0.6 के होते 0.53 है, तो 0.2 से थोड़ा कम आंसर होगा कि नहीं होगा? तो 0 से थोड़ा 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते साथ में। देखो अगला सवाल हम लोग से क्या कह रहा है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा है, तो बच्चों से भी बच्चों वाला सवाल है यार। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट कितना होता है? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? -RH × Z² बाई n²। तो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर मेरा 1 हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? -RH/n²। अब अगर आर एच का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालना है तो मेरा कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n²। तो देखते हैं कि ये कोई ऑप्शन मेरा मैच करता है क्या। अच्छा यहाँ पे तो सिंपल सा बात है कि माइनस नहीं दे रखा, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू दे रखा, क्या दिक्कत है? पॉजिटिव वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, तो ये मेरा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यही एक सही ऑप्शन बचता है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। चलो सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो स्पेक्ट्रम उनका सिमिलर होगा जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका स्पेक्ट्रम भी कैसा होगा? उनका स्पेक्ट्रम भी सिमिलर ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो हीलियम के मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। सोडियम के पास कितना है? 11। Li+ के पास कितना है? लिथियम का 3 और प्लस, मतलब 3 - 1 2। तो लिथियम और हीलियम का सेम आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आंसर क्या होगा? लिथियम प्लस। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल तो मेरा इससे भी आसान है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? आ जाओ देखा जाए एक बार। If r is the radius of first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is कितना? तो हमें मालूम है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना होता है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है मेरा r1 × n² बाई z होता है कि नहीं होता है? r1 मतलब फर्स्ट एटम का रेडियस। बेसिकली r1 का वैल्यू मेरा कितना आ जाता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो चलो देखते हैं, या चलो हम लोग बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ये छोड़ो। रेडियस का फॉर्मूला कितना आता है मेरा? 0.53 इंटू n² बाई z। एंगस्ट्रॉम आता है कि नहीं आता है? तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मेरा कितना हो गया? 0.53 इंटू 1² बाई 1, जो कि मेरा कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। और उसका वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है? इसका वैल्यू मेरे को आर दे रखा है। तो nth ऑर्बिट का कितना हो जाएगा? Rn = 0.53 इंटू n² बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू n², जिसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, r इंटू n²। तो आर एन मेरा कितना आ गया? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू n² फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो भी हमारा डुअल नेचर मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ से और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, और उसे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं।
चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है हमसे, इन अ हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इज गिवन इतना। ठीक है, तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, कहाँ पे, सेकंड बोर ऑर्बिट पे निकालना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाता है, एच अपॉन एम वी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताओ। एकदम सही बात है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मेरा क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच का वैल्यू हमें पता है, एम का वैल्यू पता है, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कितना होता है बताओ तो एक बार। तो सोचो, याद करो नील बोर ने अपने ऑर्बिट के प्रिंसिपल पे क्या दिया, नील बोर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, नील बोर ने क्या कहा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से मेरा एम वी कितना हो जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बताओ रेडियस का हमें फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है, रेडियस का फॉर्मूला हमें कितना मालूम होता है बताओ, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, या इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इतना रेडियस मेरा आता है कि नहीं आता है बताओ। बिल्कुल, तो बस रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे डालो, फिर एन का वैल्यू यहाँ पे डालो, तो हमारा एम वी का वैल्यू मिल जाएगा, और एम वी का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अब देखो, या तो इतना सारा कैलकुलेशन कर लो, या तो एकदम सिंपल सा बात है। सिंपल सा बात क्या है कि तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो। वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट कितना होता है बताओ, सोचो कितना होता होगा। ये मेरा होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और हमें क्या बोला था, सेकेंड ऑर्बिट में पूछ रहा था। तो एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास का वैल्यू मेरा कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, इंटू 2.18 इंटू 10⁶। और जेड का वैल्यू मेरा कितना है, 1/n करेंगे तो n ऊपर आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट पे निकालना था तो इंटू 2। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्व करने के पहले हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन मेरा आसपास है कि दूर दूर है, ऑप्शन तो मेरा यार काफ़ी दूर दूर लग रहा है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखो, ऑप्शन दूर दूर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रफ कैलकुलेशन करके काम चला सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि आंसर पाई भी दे रखा है। तो पाई का इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम लोग आंसर को पाई से डिवाइड करके भी देखेंगे कि भाई पाई के इक्विवेलेंट में हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, ये 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा तो 10⁻+31 हो जाएगा, तो ये मेरा 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻6 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻3 के साथ क्या बन जाएगा, 10⁻9 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ मैंने किस में रखा है, एसआई यूनिट्स में रखा है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा मेरा मीटर में। तो आगे कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग। ये 2 से ये लगभग लगभग 3 बार में चला जाएगा, और ये 3 से 3 बार में चला जाएगा, तो ये मेरा 2/3 आ गया। तो यहाँ पे मेरा लैम्डा कितना आ जाएगा, 2/3 मतलब 0.66 इंटू 10⁻9 मीटर आ जाएगा। पर क्या मेरा आंसर कोई इससे मैच कर रहा है क्या, 0.66 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे सब पीकोमीटर में दे रखा है, मतलब 10⁻12 होना चाहिए। तो अगर हमें इसे 10⁻12 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। तो मेरा 1 मीटर में क्या होता है, 10⁻12 पिकोमीटर होता है। तो इसको इंटू 12 कर देंगे तो ये मेरा कितना आएगा, 0.66 इंटू 10⁻3 पिकोमीटर, मतलब लगभग लगभग 660 के आसपास, या 666.66 पिकोमीटर मेरा कुछ आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है क्या इससे। अच्छा, पाई के टर्म से सोचते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है। तो बाई 3 कर देंगे अगर हम लोग, तो ये लगभग लगभग मेरा 222 पाई पिकोमीटर के आसपास आने लग जाएगा। तो पाई के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो ये 211 मेरा क्लोज इनफ आंसर आता है। तो 211 पाई मेरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखा हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, कि या तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई ले लो,
एन का वैल्यू 2 डाल दो, रेडियस का ये वाला फॉर्मूला डाल दो, तो एम वी आ जाएगा और एम वी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा और ये आंसर सीधा मेरा पाई के टर्म्स में आएगा। या फिर एक वैल्यू फॉर्मूला याद रख लो कि वेलोसिटी ऑफ एन एथ ऑर्बिट क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ सेट बाई एन मीटर पर सेकेंड होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला भी यहीं पे जब रेडियस का ये वैल्यू आप डालते हो ना, जब सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला ही निकाल लिया और जब उसको मैंने सब्सटीट्यूट किया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी में, तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी घुमाने फिराने वाला बात नहीं था, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था और सीधा सीधा आंसर भी था। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करके देखते हैं 27 का आंसर क्या होगा ये बताओ। तो मूविंग विद द स्पीड ऑफ द एसोसिएटेड वेवलेंथ, यहाँ पे भी हमें स्पीड दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, मास कितना दे रखा है हमें 0.66 kg। तो मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो सीधा हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे तो लैम्डा मेरा कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻30 कितना होता है बताओ, 10⁻⁻34 होता है, बाई मास कितना दिया हुआ मेरा 0.66 और वेलोसिटी कितना दे रखा है 10। तो रफ कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा इसमें तो रफ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 0.66 दे रखा है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो ये लगभग लगभग मेरा कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा लगभग लगभग 10⁻⁻34 मीटर्स आना चाहिए। क्या देखते हैं 10⁻⁻34 कोई आंसर है कि नहीं। 10⁻⁻34 तो यार कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ गलत कर दिया क्या अपन लोगों ने। अरे ध्यान से देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना था 100। तो देखो कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना हम लोग कई सारी वैल्यू को स्किप कर देते हैं, तो ध्यान से वैल्यू देखना है, नेगेटिव नहीं करना है अपन लोग को। तो यहाँ पे 100 था, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 10⁻⁻34 नहीं आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻35 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग अनसर्टेनिटी का भी देख लेते हैं जो कि मेरा 2008 में नीट में आया हुआ था। तो इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं यार कितना होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी हमें दे रखा है। अब ये बताओ मेरा मिनिमम अनसर्टेनिटी कितना होता था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो मेरा आता था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होता था मेरा एच अपॉन 4 पाई आता था। मिनिमम इतना आता था, मतलब वो कम इससे बड़ा ही रहेगा। तो अगर मिनिमम अनसर्टेनिटी का हम लोग बात करें तो ये मेरा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई आ जाएगा। अब डेल्टा पी मेरा किसके बराबर होता है, एम इंटू डेल्टा वी पूछ रहा है। मान लो एक बार इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू दे रखा है इसको हम लोग एन मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो डेल्टा एक्स इजिकल टू डेल्टा पी जो होता है ये मेरा कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन इंटू एन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो मेरा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई का अंडर रूट आ जाएगा और एन मेरा क्या था, एम डेल्टा वी था। अब चूंकि एन मेरा डेल्टा वी है तो यहाँ से मेरा डेल्टा वी कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरा आ जाएगा, ये देखो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 1/2m इंटू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन पाई आ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन मेरा इससे मैच करता है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मेरा इससे मैच करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला सवाल हम लोग फिर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो अगला सवाल भी मेरा 2008 में आया है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे। तो measurement of electron position is associated with uncertainty in momentum that is equal to इतना। The uncertainty in velocity is, आहा, ये तो बहुत 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 ही ज़्यादा आसान सवाल है। सोचो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। डेल्टा पी हमें कितना दे रखा है, 1 × 10⁻−18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9
इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ये तो हमें पता ही है। अब सोचो डेल्टा पी मेरा क्या होता है, डेल्टा पी मतलब एम डेल्टा वी ना, तो डेल्टा वी मेरा कितना हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा पी इजिकल टू एम डेल्टा वी कैसे होगा, तो पी इजिकल टू एम वी होता है कि नहीं होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब डेल्टा पी करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ऑफ एम वी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी प्लस एम इंटू डेल्टा वी। अब मास तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है ना, तो डेल्टा मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डैट इज इक्वल टू एम डेल्टा वी मेरा आ जाता है। तो डेल्टा वी मेरा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई एम हो जाएगा। और डेल्टा पी मेरा कितना दे रखा है, 10⁻−18 दे रखा है, और मास कितना दे रखा है, 9 इंटू 10⁻−28। सब कुछ सी जी एस सिस्टम में है, तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, सी जी एस सिस्टम में ही आएगा। तो ये 1/9 ये कितना हो जाएगा मेरा, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा मेरा 1/9 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। 1/9 मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.1 से हल्का सा बड़ा होगा। तो देखते हैं कोई ऑप्शन अपन लोग का मैच करता है क्या। 10⁻10, 10⁻10 के आसपास क्या है, 10⁻9 है, 10⁻11 है। तो अगर अपन लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 1/9 को क्या मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1/10 मान सकते हैं ना, इंटू 10⁻10। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की तरफ आंसर आएगा, 10⁻11 नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो 29 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन लोग साथ में करते हैं। तो अब जब आगे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार और इसे करने की कोशिश करो। यहाँ हमसे कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जो तो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है हमें। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो डेल्टा एक्स आपको दे दिया कितना, 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.1 इंटू 10⁻−10 मीटर। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दे ही दिया है, और आपको एच का वैल्यू भी दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा वी कितना होता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मेरा क्या होता है, मिनिमम अनसर्टेनिटी होती है एच अपॉन 4πm। तो मिनिमम का बात करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। तो यहाँ से मेरा डेल्टा वी कितना हो जाएगा, एच अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू अगर हम लोग नीचे डाल दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 4। पाई का वैल्यू कितना हो जाता है मेरा, 3.14। मास 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू डेल्टा एक्स मेरे को कितना देख रहा है, 0.1 इंटू 10⁻−10। तो चलो इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है मेरा 5.79, सब तो 5.79 है, पर देखो पावर अलग अलग है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है और एक 8 है। तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है कि नहीं है। अच्छा देखो अब स्मार्टली काम करो थोड़ा, सारे ऑप्शन 5.79 है कि नहीं, तो मेरा डिवाइड करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 5.79 ही आना चाहिए। मतलब पावर का कैलकुलेशन हमें एक्यूरेटली करना है। तो चलो पावर का कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर मेरा कितना हो जाएगा, 10⁻31 जब ऊपर आएगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 10⁻−3। फिर ऊपर 10⁻−10 जाएगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 10⁻−3 प्लस 10, ये बन जाएगा मेरा 10⁻7। फिर 0.1 को अगर हम लोग 1/10 लिखे तो ये 10 ऊपर आके मेरा क्या बन जाएगा, 10⁸ चलो इतना तो हो गया मेरा। अब सोचते हैं फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। इसको इसको अगर हम लोग काटे तो ये 6.6 और ये 3 बार में है, तो इसको लगभग लगभग ये 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर मेरा 2 से 4 ये कितना आ गया मेरा, ये भी मेरा 2 बार में आ गया। तो ये मेरा कुछ आ जाएगा लगभग लगभग 1/3 इंटू 3 इंटू 3, 3×3 = 9, 18, ये लगभग लगभग 19 के आसपास आ जाएगा। 19 इंटू 10⁸ अब चलो यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है, 5.79 दे रखा है ना। 5.79 मतलब मेरे को ऊपर क्या लाना है, 5 गुना वैल्यू लाना है, तो 100 ले आते हैं
तो दिस इज इक्वल टू 100/19 इंटू 10⁶ हो जाएगा। और ये लगभग लगभग जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो देखते 5.79 इंटू 10⁶ कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, 10⁶ मेरा एक ऑप्शन है। देखो यहाँ पे 5.79 एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करके नहीं आएगा, पर मेरे को मालूम है ना कि 5.79 ही आना है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने डायरेक्टली 5.79 लिख दिया, क्योंकि चारों ऑप्शन मेरे को 5.79 ही दिख रहा था। तो 5.79 इंटू 10⁶ किया हमने, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो कि मेरा एकदम सही आंसर है। तो देखो एक बात समझो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना बस कैलकुलेशन ही लेंदी होता है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना। बात समझो, जो बच्चा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लग जाएगा ना, उसका बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक रफ कैलकुलेशन करो, ऑप्शन देखो और आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बताओ यहाँ पे क्या होगा हमारा। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है हमें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ दे रखा है, डेल्टा पी आपको दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, डेल्टा एक्स पूछा है। तो हमें क्या मालूम है, डेल्टा डेल्टा एक्स पूछा है आपसे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी, ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4 इंटू 3.14। और डेल्टा पी हमें कितना दे रखा है, डेल्टा पी दे रखा है 10⁻⁻5। अब देखो सब कुछ एसआई यूनिट में दे रखा, तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में ही आएगा। तो चलो कैलकुलेशन करने के पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आसपास है कि ऑप्शन दूर दूर है। 10⁻30, 10⁻28, 10⁻26, 10⁻28, इसमें वैल्यू यहाँ पे बहुत दूर दूर है। चूंकि ऑप्शन में वैल्यू बहुत दूर दूर है, तो हम लोग रफ कैलकुलेशन करके बिल्कुल आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आ जाओ चलो फटाफट रफ कैलकुलेशन करें और आंसर तक पहुँचे हम लोग। अब तक तो हम लोग रफ कैलकुलेशन करने में बहुत एक्सपर्ट भी बन चुके हैं। तो 10⁻5 और 10⁻34 को अगर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ऊपर जाके +6 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा 10⁻28। तो वापस से अगर 3.2 इंटू 6.6 को काटेंगे, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 2 पॉइंट लगभग 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 1 के आसपास आ जाएगा। 2.1/4 को काटेंगे तो ये लगभग लगभग 2 के आसपास आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर जो आएगा लगभग लगभग 0.55 इंटू 10⁻, ये देखो एक रफ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। रफ कैलकुलेशन करके आपको ऑप्शन का आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा 5.1 डेसिमल प्लेस तक है। तो जब हम लोग इसको एक नंबर बड़ा करेंगे, 5.5 करेंगे, तो ये 10⁻, कितना हो जाएगा मेरा, -29 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर बड़ा करें तो पावर क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। तो 5.5 इंटू 10⁻⁻29 कोई ऑप्शन है क्या हमारा, एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो चलो एक बार वापस से हम लोग अपना कैलकुलेशन चेक करते हैं, क्या हमने कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी है क्या। हाँ देखो, जल्दबाजी में हमने कैलकुलेशन में गलत कर दिया था यहाँ पे। जब यहाँ पे 10⁻⁻5। अच्छा, एक चीज़ और समझो, जब भी आप लोग कैलकुलेशन को वापस से क्रॉस चेक करो ना, तो सेम के ऊपर मत करो, फिर से पूरा सवाल करो। देखो सेम के ऊपर चेक करोगे ना, तो अगर आपने एक बार लिख दिया 2+3 = 6, तो आप बार बार जब भी उसको देखोगे ना, वो 2+3 आपको =6 ही नजर आएगा। इसलिए आप एक बार क्या करो, ये पूरा का पूरा काट के एक बार कैलकुलेशन फिर से करो, ठीक है। क्योंकि गलती के ऊपर गलती ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फटाफट एक बार कैलकुलेशन हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी, जो कि मेरा कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34/4 इंटू 3.14 और इंटू पी का वैल्यू कितना है मेरा 1 इंटू 10⁻⁻5। अब सोचो ये अगर ऊपर जाता है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10⁻⁻29। एग्जैक्टली यही पॉइंट पे हमने गलती की थी, ऊपर हमने 10⁻⁻28 लिख दिया था यहाँ पे। तो वापस से ये सब काट के मेरा बाई 2 ही आता है, जो कि मेरा 0.55 आ जाता था। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻30। बेसिकली ये पहले मेरा क्या आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻29। तो इसको 5 के टर्म से लिखेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻⁻30 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब चलो अब ऑप्शन देख लेते क्या ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए मेरा लगभग लगभग 5.5 इंटू 10⁻30 के आसपास है। मतलब ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करना है।
गलती हो जाए तो उसे कैसे सही करना है, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। अब अगर आप उसी के ऊपर गलती ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, कई बार मिलता भी नहीं है। तो आप फटाफट फिर से कैलकुलेशन कर लो, उसमें आपका वक्त थोड़ा ज़्यादा बच जाता है। खैर, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। ये हमसे क्या कहता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास दे रखा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है लैम्डा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे यूनिट क्या है, मास है, एस आई यूनिट है, तो हम लोग सारी वैल्यू किस में रखेंगे, एस आई में रखेंगे। तो एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना दे रखा है हमें, 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 1 ग्राम में होता है 1 इंटू 10⁻³ केजी, और इनटू वेलोसिटी कितना देखा, 100 मीटर। तो ये तो ऐसा ही में ही है, तो यूनिट कन्वर्जन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, तो देखते हैं अब लैम्डा मेरा कितना आएगा। इसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है एच का। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये तो सिंपल ही कैलकुलेशन है, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा, +3 बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻31 हो जाएगा। फिर 10⁻2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10⁻33 हो जाएगा। तो ये तो मेरा सिंपल सा आंसर आ गया कि 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या कोई भी ऑप्शन मेरा मैच करता है, एकदम मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा मैच करता है। मतलब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग देख रहे हो कितना आसान सवाल आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। चलो अगला सवाल देखते हैं और फटाफट उसे भी करके ख़त्म करते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ज़िंदगी में, फटाफट सवाल करना है और आगे बढ़ते जाना है। चलो आ जाओ, ये सवाल अपन लोग मिलके साथ में किया जाए। पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन विद इन 1 नैनोमीटर। ठीक है भाई, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम कितना होगा। तो चलो हीलियम के लिए पूछ रहा है ना, तो एक बार इलेक्ट्रॉन वाला चीज़ हम लोग इग्नोर करते हैं, हीलियम के लिए हम लोग सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा एक्स कितना दे रखा है हमें, 1.0 नैनोमीटर। द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम डेल्टा पी ऑफ हीलियम आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एरर हमारा कितना होगा। तो अब एक चीज़ बताओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मेरा क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मेरा कितना होता है, h/4 पाई। अब सोचो, h क्या है मेरा, कांस्टेंट है, 4 पाई भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, एकदम सही बात है, ये 4 पाई भी मेरा क्या है, एकदम कांस्टेंट है। अब चूंकि ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर डेल्टा एक्स किसी भी दो चीज़ का सेम है तो डेल्टा पी भी उनका सेम होगा कि नहीं होगा। चलो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे डेटा हम लोगों ने हीलियम का लिख लिया था, सेम चीज़ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एक्स कितना दे रखा है हमें, 1.0 नैनोमीटर, और यहाँ पे डेल्टा पी कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, अब यहाँ पे भी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मेरा क्या होगा, h/4 पाई होगा कि नहीं होगा बताओ। हम्म, होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लो ये डेल्टा पी 1 था और ये मेरा डेल्टा पी 2 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1/2 जब हम लोग करेंगे तो डेल्टा एक्स तो कट जाएगा, तो मेरा h/4 पाई h/4 पाई कट जाएगा, तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 कितना आया, 1 आया। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P2 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट भी कर सकते थे h/4 पाई करके, पर कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों का अगर डेल्टा एक्स सेम है तो डेल्टा पी भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर बिना सॉल्व किए सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻26। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। हम्म, चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अनसर्टेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी इज एक्यूरेट अप टू 0.001%। चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ पे
हमें डेल्टा वी कितना दे रखा है, देखो हमें क्या दे रखा है कि वेलोसिटी दे रखा है कितना है इसका, 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना दे रखा है, 0.001%। मतलब 0.001% चांस क्या है कि हमारी गलती हो सकती है। तो इसका मतलब डेल्टा वी मेरा क्या हो जाएगा, ये 0.001% ऑफ वी हो जाएगा। मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा, 0.001/100 वी मेरा कितना है, 3 × 10⁴। तो ये यहाँ से जाएगा 3 × 10⁻² हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। और हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछा है कि डेल्टा एक्स कितना होगा। अब यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो हमें सब कुछ किस में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी सेंटीमीटर में है, तो एच का वैल्यू मेरा क्या होता है, 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो जूल को अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईआरजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ईआरजी। और एक जूल में कितना ईआरजी होता है, 10⁻7 अर्ग्स होता है। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻−34 इंटू 10⁻7 अर्ग सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻−27 अर्ग सेकेंड। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, ये बस मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया कि जिनको ना समझ में आए कि ये कैसे आया वो कैसे निकालना है। तो आ जाओ वापस से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा मेरा, h/4πm इंटू डेल्टा वी। अब बस वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू डालेंगे तो 6.6 × 10⁻−34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है मेरा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻−31 kg होता है। लेकिन यहाँ हम लोग इसमें रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। तो ये 10⁻−28 ग्राम। और डेल्टा भी मेरा कितना आ गया था, डेल्टा भी मेरा आ गया था 0.3। अब चलो, अब कैलकुलेशन करने के पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है। तो ऑप्शन मेरे को तो दूर दूर ही दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो थोड़ा संभल के हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ थोड़ा संभल संभल के कैलकुलेशन करते हैं। तो 10⁻−20 के से 10⁻34 गया, तो ये कितना हो गया मेरा, 10⁻−6 हो गया। 0.3 को 3/10 लिख लेते पॉइंट काट के, तो 10 ऊपर जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, 10⁻−5 हो जाएगा 10 ऊपर जाके। तो अब 3 से 6 को काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2.2। 2.2 से अगर हम लोग वापस से 3.14 को काटना चाहे, या मान लो इससे हम लोग 3.14 से 2.2 को काटना चाहे, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 1.4 के आसपास। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 1/4 इंटू 1.4 इंटू 9.1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। कुछ और बचा क्या कैलकुलेशन में हमारा, नहीं अभी कुछ और नहीं बच रहा है। चलो अब वापस से हम लोग ध्यान से लेते हैं। अब यहाँ पे 9.1 था, 9.1 को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 मान लेते हैं। 9.1 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁴/4 इंटू 1.4। चलो आगे देखते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, लगभग लगभग मेरा हो जाएगा 10⁴ 4 इंटू 1.4 लगभग लगभग 6 के आसपास आ जाता है। तो ये 10⁴/6 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन कोई भी ऑप्शन मेरा यहाँ पे मैच तो नहीं कर रहा है ना उससे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ज़रूर कुछ ना कुछ गलती करी है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गलती क्या की है, शिट। देखो हमने 10 का पावर क्या डाल दिया जल्दी जल्दी में, हमें CGS वाला डालना था ना। तो CGS में H क्या आया था मेरा, 10⁻−27 आया था ना। तो चलो इसको फटाफट करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 10⁻−27 के लिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 10⁻7 कर देंगे। तो नीचे भी क्या कर देंगे, ऊपर 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻7। नहीं चलो, अब देखो समझ में आ रहा है कि उसके ऊपर कैलकुलेशन करें तो फिर से गलत ही आ जा रहा है आंसर। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा काट के एक बार फिर से वैल्यू डाल के देखते हैं, और फिर हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो एक के ऊपर दूसरी बार गलती करना ना बहुत अजीब हो जाता है, वो सही से समझ में नहीं आता है। तो इंटू 10⁻−27/4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना होता है मेरा, बताओ तो जल्दी से। हाँ मास मेरा हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻−28 kg इंटू
0.3 को हम लोग 3/10 लिख लेते हैं। तो ये जो 10 मेरा नीचे आया, ये 10 ऊपर जाके इंटू 10 बन जाएगा। तो 10⁻28 ऊपर गया तो ये 10⁻+1 बन जाएगा। तो 10⁻+1, अब 10⁻+1 इंटू 10 2 हो जाएगा। 3 से अगर हम लोग काटना चाहे, पहले तो 9 आ रहा है मेरा, तो 3 से पहले हम लोग इसको काटते हैं 2 से। तो ये मेरा 4 था, तो 2 से काटा तो ये 2 बार में आएगा और ये 3.3 आ जाएगा। और 3.3 से अगर हम लोग देखेंगे तो 3.14 बहुत क्लोज इनफ आता है। तो ये यहाँ पे कुछ मेरा लगभग लगभग 1.1 मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। अब ये कितना आ रहा है मेरा 10 और 10 100, तो ये मेरा कितना आ गया 1.1 इंटू 100/2 इंटू 3 कितना होता है 6 इंटू 9.1। चलो वापस से हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1 से 91 तुम्हारा, इसको 9 मान लेते हैं, और चूंकि 9 आ गया, ये 6 3 बार में चला जाएगा, ये यहाँ पे 50 बार में आ जाएगा। 50 के टेबल 3 के टेबल में 48 आता है कि नहीं आता है। पहले हम लोग 9 से किसको काट देते हैं, 45 को काट देते हैं। तो 9 से 50 को काटेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये लगभग लगभग 5.5 आ जाएगा। तो ये मेरा कुछ 3/5.5 आ जाएगा, मतलब 1.8 के आसपास कुछ आंसर मेरा आना चाहिए। क्या 1.8 के आसपास मेरा कोई ऑप्शन है? एकदम सही ऑप्शन है। एक ऑप्शन नंबर सी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बात समझो, हम लोग रफ कैलकुलेशन कर रहे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे। रफ कैलकुलेशन करते ही हमारा आंसर क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी से आने लग जाता है। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखा जाए तो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू नॉट फॉर्म अ पार्ट, नॉट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एनर्जी, और किसके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, ये तो भाई एकदम सही बात है, बोर ने ये बात कहा था, पर हमें सही नहीं बताना, हमें गलत बताना है। फिर इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, हाँ एकदम सही बात है। इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो होता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आता है, 0 -10 -20 -30 -50, तो पास आते आते क्या होती है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। ये भी क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही लग रहा है हमें। द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी, देखो चौथा स्टेटमेंट सही है, पर चौथा स्टेटमेंट बोर ने नहीं दिया था। चौथा स्टेटमेंट किसने दिया था, हाइजनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, हाइजनबर्ग ने दिया था। और हाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। एक्चुअली चौथा स्टेटमेंट ही तो क्या था, बोर का लिमिटेशन था, इसलिए चौथा स्टेटमेंट बोर ने नहीं दिया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछना, मैं आपको फिर से वो चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो वो आपको साइड के प्ले कार्ड्स में आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 1 या लेक्चर 2, जो भी लेक्चर आपको देख रहा है आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हो। अब चलो, अब इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बढ़ गया, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स है। वो सारा क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, और कल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। शुक्रिया।